आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा गया है, क्योंकि उस समय जिस समय एक्ट पास हुआ था 1919 में, उस समय हिंदुस्तान के हमारे सेक्रेटरी जो थे वो थे सर मॉन्टेग, और जो वाइसरॉय थे उनका नाम था क्लेम्सफोर्ड, इसलिए इस एक्ट का नाम रखा गया है मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसके फीचर्स हम देखेंगे आगे। सबसे पहला इसका फीचर ये था कि इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इन्होंने क्या किया था कि सेंट्रल के और प्रोविंशियल के जो सब्जेक्ट्स थे, मतलब अपना अपना जो हिस्सा था, इन्होंने अलग कर लिया था कि अब हम किसी भी तरीके से ये लोग रूल्स में सेंट्रल जो है वो अपनी मनमानी नहीं चला सकता प्रोविंशियल्स पर, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पर। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी दे दी गई थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपने लिए रूल्स बना सकता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट था, मतलब जो गवर्नमेंट थी वो सेंट्रलाइज्ड ही थी, है ना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपने लिए रूल बना सकता था, लेकिन जो स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का वो सेंट्रलाइज्ड ही था। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जो लॉज बनाने के लिए अथॉरिटी दी गई थी कुछ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पर दी गई थी कि हाँ आप इतने सब्जेक्ट हैं, इतने पर आप बना सकते हैं रूल, ठीक है। तो ये फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे अब आते हैं। तो जो सब्जेक्ट इनको दिए गए थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट। तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट से ऐसे था कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट वो थे जिससे जैसे लैंड, रेवेन्यू और टैक्स, इन सब के अंतर्गत ट्रांसफर सब्जेक्ट आते, तो बाकी जो थे वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आते थे। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो थे इनको एडमिनिस्टर कौन करेगा? इनको एडमिनिस्टर करता था गवर्नर विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स, ठीक है। गवर्नर इनको एडमिनिस्टर करता था अपने मिनिस्टर के साथ। और वो मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स थे वो दे वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह थे, जिम्मेदारी थी उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति। और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे इनको गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द हेल्प ऑफ देयर एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब गवर्नर इसको भी, रिजर्व सब्जेक्ट को भी गवर्नर ही एडमिनिस्टर करता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ एडमिनिस्टर करेगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। तो अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डायरकी कहते हैं, ठीक है, इसी को डायरकी कहा गया आगे। और अब हम इसका ये मतलब नहीं है कि क्या बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट हो गई, डुअल गवर्नमेंट नहीं हुई थी, सेंट्रलाइज्ड ही था सिस्टम, लेकिन जो ये था, ये क्या बोलते हैं सिस्टम जो था ये डायरकी नाम से जाना गया। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म आप जानते हैं, बाइकैमरलिज्म वो होता है जिसमें 2 हाउस बन जाते हैं, अपर और लोअर हाउस। जैसे हिंदुस्तान में इस समय है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही उस समय वहाँ पर बाइकैमरलिज्म लागू हो गया था। और डायरेक्ट इलेक्शन, इससे क्या हुआ, जब बाइकैमरलिज्म लागू हो गया तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला जो सिस्टम था वो रिप्लेस हो गया बाइकैमरलिज्म से। तो अब जब बाइकैमरलिज्म आया तो उसमें अपर और लोअर हाउस भी आया। तो अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इसमें जो मेजॉरिटी थी वो भी दोनों डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा ही ली जाती थी। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अदर देन वर टू बी इंडियन। इसमें क्या हुआ कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जो 6 मेंबर होते, उनमें से 3 मेंबर्स जो थे वो उनका हिंदुस्तानी होना था, लेकिन कमांडर इन चीफ उन तीनों में से नहीं आएगा। मतलब कमांडर इन चीफ उन 3 मेंबर्स में नहीं होगा, मतलब कमांडर इन चीफ जो है वो हिंदुस्तानी नहीं होगा, वो ब्रिटिशर ही रहेगा। अब 5th पॉइंट पे आते हैं। इन्होंने क्या किया, कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने सिख्स के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिए। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज, अब 6th पॉइंट पे आते हैं हम। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। इन्होंने कुछ लोगों को, है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, मतलब थोड़े ही लोगों को फ्रेंचाइजी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी और टैक्स और क्या बोलते हैं एजुकेशन के बेसिस पे। अब 7th पॉइंट पे आता है। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर। अब इस एक्ट से क्या हुआ, एक नया ऑफिस, एक नई पोस्ट बनाई गई हाई कमिश्नर की।
ना हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, लेकिन वो हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया उसकी जो मतलब जो पोस्ट था वो हाई कमिश्नर रहेगा लंदन में ही, ठीक है। लंदन में ये पोस्ट बनाई गई थी और इसके फिर इसको जो फंक्शंस दिए गए, इसको कुछ फंक्शंस दे दिए गए। इनको जो फंक्शंस दिए गए वो पहले हिंदुस्तान में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ही संभालता था, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब 8 पॉइंट आते हैं हम कि अब इस एक्ट के तहत हिंदुस्तान में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी गठजोड़ हुआ था, जिसमें जिसके द्वारा सिविल सर्वेंट को रिक्रूट किया जाता था। ली कमीशन नाम था इसका, 1926 में हुई थी ये। अब आते हैं हम 9 पॉइंट पे। अब इसमें क्या हुआ था, सेंट्रल और प्रोविंशियल का बजट 9 पॉइंट में। अब इसमें ये हुआ था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का, इन दोनों का बजट जो था ये अलग कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था कि मतलब प्रोविंशियल जो है अब अपना बजट प्रिपेयर करके इनैक्ट करवा सकता है, ठीक है। अब सेंट्रल का कोई भी जोर नहीं होगा प्रोविंशियल के बजट्स पर। और 10th पॉइंट आया था कि अब 10th एंड लास्ट पॉइंट ये हुआ था कि इन्होंने क्या किया था एक इसमें क्या हुआ था, एक स्टैचुरी कमीशन अपॉइंट की गई थी, है ना, 10 साल के बाद की गई थी कि ये जो एक्ट आया है इसने कैसे काम किया है, इसकी वर्किंग को इंक्वायर करने के लिए एक स्टैचुरी कमीशन अपॉइंट की गई थी। और यहाँ पर हमारा मॉन्टेग-क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ख़त्म होता है। थैंक्स।